स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन क्लास नंबर 4। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। और दोस्तों 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए है ना, 26-27 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच आपका शुरू हो चुका है। निर्माण बैच पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, एक बार पढ़ो जिससे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो प्ले स्टोर पे जाओगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे, पेड कोर्स में निर्माण बैच मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर सिलेबस वगैरह सब मैंने बताया है ना, डेमो भी अवेलेबल है। तो जैसे आप लोग परचेज करोगे क्लास आप लोगों की चल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए दोस्तों। आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है कि जब फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म करते हैं तो आप लोगों को मिल रहा है ये, इसका नाम क्या है जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और साथ में दो गैस मिल रही है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि चलो यार इसका कलर क्या होता है, फेरस सल्फेट का जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका कलर होता है हरा, लेकिन जब आप लोग इसको गर्म करोगे तो क्या वो हरा कलर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हरा कलर था फेरस सल्फेट का। अब वो फेरस सल्फेट बचा ही नहीं, कुछ और बन गया है। क्या बन गया है? फेरिक ऑक्साइड बन गया है। तो कलर फेरिक ऑक्साइड का थोड़ी होता है हरा, किसका होता है? फेरस सल्फेट का होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात समझ में, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो फेरस सल्फेट है इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए दोस्तों। आप लोगों को यहां पर 3 आयनिक यौगिक दिए हुए हैं, आयनिक कंपाउंड दिए गए हैं और सबका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। आप लोगों को मिलान करना है, बताओ बताइए। तो आप लोगों को पता है, देखो एनसीईआरटी में 5 आयनिक यौगिक दिए हुए हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट यानी जिनके गलनांक और क्वथनांक दोनों दिए हुए। मैंने आपको इतने बार बोला यार इनका तो आप लोगों को याद रखना ही है। तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होता है? 2850 केल्विन होता है। तो क्या मैं इसको मिलान कर दूं क्या ए से, बताइए दोस्तों। सोडियम क्लोराइड का कितना होता है? इसका होता है 1074 केल्विन, यानी जब गर्म करोगे, जब इसका टेम्परेचर 1074 केल्विन पहुंचेगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ये आप लोगों का बी से कनेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, बचा ये आप लोगों का कैल्शियम क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा? 1035 हो जाएगा, 1045 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का सी से कनेक्ट हो जाएगा। तो बी सी ए। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए, बताओ दोस्तों। यहां पर आप लोगों को कुछ कोलोइड दिए गए हैं और यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो कि द्रव में गैस मिलके, जब द्रव में गैस घोलते हैं तब आप लोगों का बनता है, बताओ। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जब लिक्विड में यानी तरल में किसी सॉलिड को घोलते हैं तो इस वाले कोलोइड का नाम क्या है? इसका एग्जांपल तो मैं बताता हूं आपको, मड यानी कीचड़। तो मड जो होता है उसमें क्या होता है? पानी में कुछ मिट्टी वगैरह होती है ना, यानी तरल में कुछ ठोस है। तो क्या मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं क्या? गैस में ठोस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मड। लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे, सॉरी द्रव में ठोस, इसका एग्जांपल हो जाएगा ये। लेकिन आप मुझे बताएंगे जब द्रव यानी तरल में जब ठोस मिलाते हैं तो इस वाले कोलोइड को बोलते क्या है? देखिए दोस्तों, जब आप लोग लिक्विड में किसी सॉलिड को मिलाते हो, किसी ठोस को मिलाते हो, तो इस वाले कोलोइड का नाम है सॉल। और इसी का एक एग्जांपल क्या है? मड है, यानी कीचड़ है। यानी मड को क्या मैं एस से कनेक्ट कर दूं? एस आपका 1 से हो जाएगा, बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप लोग किसी लिक्विड में गैस को मिलाते हैं, तरल में किसी गैस को मिलाते हैं, तो इस वाले कोलोइड का नाम है फोम और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शेविंग क्रीम हो जाएगा। यानी शेविंग क्रीम कैसे बना है आपका? लिक्विड में गैस को घोल के, है ना, लिक्विड में गैस को घोल के। तो ये आप लोगों का पी किससे हो जाएगा? 2 से कनेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं ठोस में द्रव। तो जब आप लोग सॉलिड में कोई गैस घोलते हैं तो इस वाले कोलोइड का नाम है फोम, है ना। इसके कई एग्जांपल है, जैसे नॉर्मल फोम जो सोफे वगैरह में लगता है, रबड़ हो गया, स्पॉन्ज हो गया। तो बताइए आपको कुछ दिया हुआ है क्या? या फिर अगर हम लोग बात करें प्यूमिस, कुछ दिया हुआ है क्या? सर कुछ दिया हुआ ही नहीं है। चलो बात करते हैं दोस्तों, जब हम लोग सॉलिड में लिक्विड घोलते हैं, यानी ठोस में जब कोई लिक्विड यानी तरल घोलते हैं, तो इस वाले कोलोइड का नाम है जेल। इसका एग्जांपल हो जाएगा जेली चीज बटर। तो ये जो जेली चीज बटर, ये आप लोगों का कैसे बनता है? कैसे बनता है? सॉलिड में लिक्विड घोलने से। सॉलिड में लिक्विड, तो क्यों आप लोगों का किससे कनेक्ट हो जाएगा?
4 से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कलर्ड जेमस्टोन, ये कैसे बनता है? सॉलिड में सॉलिड घोलने से, सॉलिड में सॉलिड, ठीक है। तो यार इसमें ना सॉलिड इन सॉलिड करो, इसको सॉलिड इन सॉलिड करो, ठोस में ठोस करो, तो ये कलर्ड जेमस्टोन का एग्जांपल हो जाएगा। फिर 2 4 3 1 आप लोगों का बैठ जाएगा, है ना, कुछ ऑप्शन में भी गड़बड़ है, तो 2 4 3 1 हो जाएगा, 2 4 3 1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझ गए बात को? क्लियर है? चलिए सर आज भांग पीकर आए हैं, पता नहीं क्या मतलब, एक छोटा सा ये इसमें गलती हो गई तो आप मुझे ऐसे बोल दोगे सर आज भांग पी के आए हैं। आपको पता इधर खड़े रह के दोनों लैंग्वेज में एक साथ पढ़ाना, इंग्लिश हिंदी कितना टफ है, एक भी वर्ड इधर उधर हो जाए तो आप तो मतलब टीचर की जान ले लेते हो। भांग पी के आए हैं ऐसे बोलते हैं क्या? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे दोस्तों। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, क्या आप लोग उसको बढ़ा सकते हो, क्या कम कर सकते हो? क्या नहीं सर हमारी इच्छा के अनुसार ये नहीं हो सकता, हमारे इस पर कंट्रोल नहीं है, या आपका लार ज़्यादा बने या कम बने आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है कि नहीं? तो दोस्तों ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप या रक्तदाब भी बोलते हैं, सलाइवा, लार, उल्टी, मैं बोलूँ उल्टा करके बताओ, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। तो सारी अनैच्छिक क्रिया होती है दोस्तों। अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा होती है? हमारा जो ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, एक होता है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और एक होता है हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, उनमें से एक पार्ट है दोस्तों मेडुला। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो आप लोगों के मेडुला के द्वारा कंट्रोल होती है, और मेडुला कहां पर होता है? आपके हिंड ब्रेन में यानी पश्चिम मस्तिष्क में होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। सर कल मेरा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, टेंशन मत लो, बढ़िया होगा आप लोगों का। चलो तो यहां पर आप लोगों को क्या दिए हुए हैं? 3 रजिस्टर है, 3 प्रतिरोधक है जो कि समांतर में जुड़े हुए हैं। इस वाले प्रतिरोधक का मान है 10 ओम, इसका है 15 ओम, इसका है 30 ओम। बोला जा रहा है कि यहां पर से करंट आ रही है 1.2 एम्पियर। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों ये बटेगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। तो पूछा गया है कि इस वाले प्रतिरोधक में, इस वाले रजिस्टर में कितनी करंट जाएगी, I2 का मान पूछा है दोस्तों। अगर ये करंट आ रही है तो जरूर किसी ना कोई ना कोई तो बैटरी लग रही होगी, बोलो यस और नो। और उस मान लेते हैं बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है, V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो पहले तो मुझे बताओ कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये कैसे निकाले? तो सिंपल सा लगाओ ओम का नियम, V बराबर I इंटू R। कितने वोल्ट की बैटरी है हम लोगों को निकालना है, तो इससे निकलने वाली करंट कितनी दी गई है? 1.2 दी गई है। दोस्तों रजिस्टेंस कौन सा लूं? तो सर आप लोगों को नेट रेजिस्टेंस निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकाले? लगाओ फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1। तो 3 और 5 और 1 6, 6/30 बोले तो 1/5। तो 1/R इक्विवेलेंट का मान अगर 1/5 आया तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आया? 5 आया। तो कितने वोल्ट की बैटरी लगाई आपने बताओ? कितने वोल्ट की बैटरी लगाई? तो 12/10 इंटू 5, ये 10 कटा 5 से 2 बार में, और ये 10 कटा 5 से 2 बार में 12/2 6। तो 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई। अब आप बोलोगे सर आपने इतना क्यों किया है? देखिए क्योंकि मुझे पता है जब भी आपके समांतर में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो सभी के लिए वोल्टेज का मान समान होता है। तो इसके लिए भी वोल्टेज का मान 6 है, इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6। तो इसके लिए बात करो, है ना, इस वाले के लिए इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 15 ओम, इसमें करंट फ्लो रही है I2, इसके सिरों पर वोल्टेज कितना है? 6 है। तो लगा दो ओम का नियम वापस, V बराबर I इंटू R। तो इसके सिरों पर विभवांतर या वोल्टेज कितना है? 6 है। इसमें फ्लो होने वाली करंट को आपने I2 माना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 15। तो I2 का मान कितना हो जाएगा? 6/15 हो जाएगा। 6 कटा 3 से 2 बार में, 15 कटा 3 से 5 बार में, 1/5 होता है 0.2, तो 2/5 हो जाएगा 0.4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? सर कुछ लोग आपको देखकर ऐसे जलते हैं कि अरे सब छोड़ो, आप तो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ यार, आगे सिलेक्शन उसी से होगा और किसी से नहीं होगा। आ गई बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा क्वेश्चन था ना? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। अच्छा मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि चलिए मुझे बताइए ये I1 का मान क्या होगा, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी? जल्दी से बताओ, ज्यादा समय मत लो।
बताओ जल्दी से बता दो, क्या मैं बोल सकता हूं क्या 0.6? कैसे? क्योंकि इसके लिए भी वोल्टेज का मान 6 रहेगा, तो V बराबर I इंटू आर लगाओगे, इसके लिए भी वोल्टेज का मान 6, करंट का मान I1 है, रेजिस्टेंस का मान 10 है, तो I1 हो जाएगा 6/10 यानी 0.6। और यहां ये 0.6 था, ये आपने कितना निकाला था? 0.4 निकाला था। तो 1.2 में से 0.6 इधर गया, 0.4 इधर गया, बचा कितना? 0.2, वो आपका इधर चला जाएगा। आगे बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यस और नो? नहीं है सर। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बताओ बताओ। चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक अवतल दर्पण दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, आप लोगों को इसकी फोकल लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के अवतल दर्पण का जो फोकस है वो कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप लोग मुझे बताएंगे वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पर होगा? यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। वेरी गुड। आपने वस्तु को कहां पर रखा है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र के इस साइड रखा है, आपने इस साइड रखा है। बोलो यस और नो। तो आप लोगों से पूछा गया प्रतिबिंब की दूरी बताओ, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर? प्रतिबिंब की दूरी बताओ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में आप लोग कर सकते हो क्या? आप मुझे बताओ प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा? तो देखिए दोस्तों, राइट में केवल एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु को F और P के बीच में रखे, अदरवाइज सब जगह इस साइड ही बनता है, लेफ्ट में बनता है। तो दर्पण से अगर प्रतिबिंब लेफ्ट में बन रहा है तो इसका V का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या ये दो मान हो सकते हैं क्या? बोलो यस और नो, बोलो। और आप लोगों को यह भी पता है कि जब हम लोग वक्रता केंद्र के परे किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है कहीं पर। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 20 से 40 के बीच में होगी। एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे करा करो इन क्वेश्चन को सॉल्व। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v लगाओगे फिर कैलकुलेशन करोगे, है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे सॉल्व किया करिए। चलिए, और दोस्तों फिर मान लो नहीं हो रहा है, फिर तो आप लोगों को लास्ट में लगाना ही है, क्या दिक्कत है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ कौन सा कोशिकांग विभिन्न साइटोप्लाज्म क्षेत्रों के बीच सामग्री यानी पदार्थ के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? देखिए दोस्तों, ये रही कोई कोशिका। तो कोशिका में होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक के बाहर दोस्तों एक तरल पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। दोस्तों कोशिका द्रव्य में मान लो यहां पर कोई पदार्थ बना, प्रोटीन या फैट बना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो यह काम कौन करेगा? देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अंतः प्रद्रव्य जालिका का, भी आपने देखा होगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब उसमें एक चैनल के रूप में कार्य करता है। जैसे पानी एक चैनल में फ्लो होता है ना, वैसे दोस्तों ये चैनल से एक चैनल प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे कोई पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका का क्या काम है? ये एक चैनल के रूप में कार्य करता है। और दोस्तों किसका ट्रांसपोर्ट करता है? अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग पदार्थ का। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन होते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है, वैसे ही प्लांट में भी अलग अलग हार्मोन बनते हैं, सबका अलग अलग कार्य है। दोस्तों एक हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकिनिन। चलिए मुझे बताइए ये वाला हार्मोन क्या करता है? साइटोकिनिन या साइटोकाइनिन, जो भी आप लोग बोलना चाहे, बताओ ये काम क्या करता है? ये कोशिका विभाजन का काम करता है, यानी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां पर होता है? जब आप लोग किसी सीड यानी बीज को डालते हो तो पूरा का पूरा पौधा बन जाता है, यानी पुरानी कोशिका से नई कोशिका बन बन के देखो कितना बड़ा पार्ट बन गया।
तो ये वाला हार्मोन अधिक मात्रा में कहां पर पाया जाता है? बीज में पाया जाता है। बीज कहां पर होता है? फल के अंदर। तो बेसिकली ये वाला जो हार्मोन होता है वो फल और बीज में पाया जाता है अधिक मात्रा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि फ्रूट एंड सीड यानी फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बताओ। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों का क्या है? कांच का प्रिज्म है। जब इसमें हम लोग सफेद लाइट एंटर कराते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये जब सातों प्रकाश निकलते हैं तो अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से निकलते हैं। जैसे कहने का मतलब है सातों प्रकाश जाने चाहिए थे ऐसे, अब लेकिन में विचलन हो जाता है। रेड कलर में सबसे कम विचलन होता है, वॉयलेट में सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है कि इसमें प्रकीर्णन नहीं, वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण। तो ये वर्ण विक्षेपण हो क्यों रहा है? यानी कहने का मतलब है कि ये जो सफेद रंग का प्रकाश है वो 7 रंगों में क्यों टूट रहा है, इसका क्या कारण है? अच्छा दोस्तों, एक चीज मुझे बताइए, 2 असमान लोगों में लड़ाई होती है, 2 समान लोगों में। जैसे मान लीजिए 2 मित्र है, ठीक है, दोनों की ही सोच एक जैसी है, दोनों ही बढ़िया इंसान है। अगर कोई गलत होता हुआ देखे तो दोनों ही लड़ने पहुंच जाएंगे कि आप गलत कर रहे हो। तो क्या इन दोनों की बनेगी? क्या बिल्कुल बनेगी। अब 2 बिल्कुल विभिन्न प्रकृति के 2 इंसान हैं। एक को मान लो अपना कमरा गंदा रखना पसंद है, एक को मान लीजिए बिल्कुल साफ सफाई पसंद है। तो क्या वो दोनों रूममेट बन सकते हैं? क्या नहीं। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो कांच का टुकड़ा है ना, उसका अपवर्तनांक कितना होता है? अलग अलग होता है हर प्रकाश के लिए। किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम। तो कोई जल्दी निकल लेगा, कोई कम देरी से निकलेगा। तो इस वजह से ये पूरे अपने 7 रंगों में टूट जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बोलो यस और नो, बोलो बोलो। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताएंगे किस प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताओ, किस प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकाश की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उस प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा? कम होगा। और जिस प्रकाश की वेवलेंथ कम होगी उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कौन से प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? वॉयलेट कलर। बहुत बढ़िया, रेड है ना, इसलिए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर बोलते हैं गुरुजी हमने तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे इस बार एएलपी बनना है। नहीं बनोगे, इस बार नहीं अगली बार भी नहीं बनोगे, लिख के ले लो। सर आप ऐसे क्यों बोलते हो? 1000 बार समझा दिया, सिलेबस पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। आप लोगों को ये चीजें याद नहीं है। 4 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है, और जबकि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार मैंने करवा दिया है। बोलो गलत बोल रहा हूं क्या? बस ऐसे ही डोलते रहो, फिर बोलोगे कि सर मैंने बहुत मेहनत करी, 2-3 साल तैयारी करी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ नहीं तैयारी करी, करने वाला 6-6 महीने में लेता है सिलेक्शन। आ जाओ। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। देखिए आप लोगों को पता है, जैसे चलो हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलेंगे संतृप्त यानी सैचुरेटेड, किसको बोलेंगे? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और कुछ को बोलेंगे अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो जब आप लोग इनको जलाओगे संतृप्त को, तो बताओ कौन से कलर की आपको फ्लेम मिलेगी? और जब आप लोग असंतृप्त को जलाओगे तो कौन सी कलर की मिलेगी? तो जब असंतृप्त को जब आप लोग जलाओगे तो येलो कलर की आप लोगों को फ्लेम मिलती है। साथ में क्या मिलता है? ब्लैक कलर का स्मोक, साथ में काले कलर का धुआं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, साथ में बहुत सारा काला धुआं भी आप लोगों को मिलेगा। चलिए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से करिए। जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो कौन सा हार्मोन शरीर को स्ट्रेस से निपटने में मदद करता है? देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो, आप गिर गए, आप सब हंसने लगे, है, आप काफी शर्मिंदा हो गए या फिर कुछ टेंशन हो गई है,
तो कौन सा हार्मोन है जो कि इस दौरान अगर आपकी बॉडी में निकलता है आप लोगों को इन चीज़ों से निपटने में हेल्प करेगा, आपको नॉर्मल करेगा, उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए भी यही वाला हार्मोन इंपॉर्टेंट है। लड़ो या भागो के लिए क्या है, मान लीजिए किसी इमरजेंसी कंडीशन में आप फंस गए तो दो चीजें होती है, या तो आप लोग लड़ोगे उससे या भागोगे। दोनों ही केस के लिए आपकी बॉडी को तैयार कौन करता है, ये वाला हार्मोन करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए मैं, बताइए इन चारों में से बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्न करणीय पदार्थ कौन से हैं। जैव निम्न करणीय, बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीव की क्रियाओं के कारण सरल पदार्थों में टूट सकते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों कौन से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते ये ध्यान रख लो। एक तो प्लास्टिक, दोस्तों ग्लास यानी कांच, मेटल के टुकड़े, धातु के टुकड़े। आगे बात समझ में। और कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल होते हैं दोस्तों, सब्जी के जो भी हमको नेचुरली मिलता है, जैसे सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, या मान लीजिए दोस्तों पेड़ का कोई पार्ट है, पत्ती वगैरह है, ये भी नेचुरली तो है। क्लियर है। तो कौन सा जैव निम्न करणीय है, कागज। कागज किससे बनता है, कहीं ना कहीं प्लांट से ही बनता है। गाय का गोबर, ये भी तो एक नेचुरल चीज बन रही है भाई। ठीक है, तो ये क्या है, आप लोगों के सारे बायोडिग्रेडेबल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करा जाता है। देखिए दोस्तों, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उनके लिए इनको सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो इन पे जितनी भी सनलाइट पड़ रही है, जितनी भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश में एनर्जी होती है, कुल मिलाकर इन पे जितनी भी सौर ऊर्जा पड़ रही है, सोलर एनर्जी पड़ रही है, उसका केवल 1% वो इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बताइए। बताओ दोस्तों, प्रकाश यहां से यहां पर जा रहा है, माध्यम ए से माध्यम बी में जा रहा है, तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक आप लोगों से पूछा गया है। देखिए दोस्तों, माध्यम ए का अपवर्तनांक मान लेता हूं मैं म्यू ए, और माध्यम बी का अपवर्तनांक मैं मान लेता हूं म्यू बी। तो आपसे पूछा गया है ए के सापेक्ष बी का, तो ए के सापेक्ष पूछा गया है अपवर्तनांक, किसका पूछा गया है, बी का। तो ऊपर आ रहा है बी तो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बी का अपवर्तनांक, नीचे आ रहा है ए तो नीचे आ जाएगा ए का अपवर्तनांक। बोलो, ये दोस्तों क्या है, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण, यानी आपतन कोण का मान यहां पर 60 डिग्री है। और दोस्तों इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये कुछ ऐसे चली गई, अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है इसे आप लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन कोण। तो कैसे निकालूं दोस्तों, जब भी अपवर्तन होता है आप लोग स्नेल का नियम लगाओ। स्नेल का नियम क्या बोलता है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक गुना पहले माध्यम का आपतन कोण, इन दोनों के गुणनफल को बराबर कर दो, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुना दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण। क्लियर है। तो बताओ कितना आएगा आप लोगों का, म्यू बी अपॉन म्यू ए क्या हो जाएगा, साइन 60 बट्टे साइन 45। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 1, ये √2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ऊपर तो √3 इंटू √2 है ही, 2 को क्या लिख सकते हो आप लोग, √2 इंटू √2। तो ये कटा तो आंसर क्या हो जाएगा, √3/√2। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में आ रही है, मजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। गुरुजी एक बार फिर से ऑफर ले दो, मैं परचेज करना मत करो, आपके लिए नहीं है वो बैच, आपके लिए थोड़ी है वो। ठीक है, आ जाओ। एक पिंड विराम से इस प्रकार गति करता है कि उसका वेग समय ग्राफ 20 मीटर पर सेकंड ऊंचाई और 10 सेकंड आधार वाला एक त्रिभुज है, तो कुल विस्थापन बताइए।
दोस्तों एक पिंड है, पहले विराम में था, यानी पहले इसका वेग 0 था, फिर मान लीजिए दोस्तों चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो अगर मैं इसका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, वेग समय ग्राफ, पहले तो इसका वेग 0 था, फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे कुछ है ना, मतलब एक ट्राइंगल सा आपको कुछ बन रहा है, एक ट्राइंगल सा। तो बोला गया है इस ग्राफ की जो ऊंचाई है, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, जो त्रिभुज बन रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और इसका आधार कितना है? 10 सेकंड का एक आधार है। मतलब यार इस वाले पे समय बताया जा रहा है तो टाइम सेकंड में ही आएगा। ये वाला जो ग्राफ है इस पे वेलोसिटी यानी वेग बताया जा रहा है तो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो आप लोगों को बताना है कि कुल विस्थापन कितना है, या 10 सेकंड में इसने कितना विस्थापन किया, 10 सेकंड में कितना चल गया। तो कैसे करेंगे? जो वेग समय ग्राफ जो होता है उसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये एरिया आप लोगों को निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालोगे आप लोग? क्षेत्रफल लगाओ फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस का मान कितना है? 10 सेकंड है। हाइट का मान कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है। चलिए तो क्या हो जाएगा? ये सेकंड से सेकंड कट गया, 20 इंटू 10 हो गया 200, 200/2 हो गया 100। और दोस्तों आपका आंसर किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है? चले आगे, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, हरी खाद कैसे बनाई जाती है? आप लोगों को पता है प्लांट के लिए खाद बहुत जरूरी है। खाद अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। एक खाद का नाम है ग्रीन मैन्योर, हिंदी में हरी खाद। ये कैसे बनाई जाती है बताओ दोस्तों। जिस मिट्टी में आप लोग फसल उगाने जा रहे हो ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ हरी कलर की फसल लगा देते हैं, ठीक है। और फिर जब वो थोड़ी सी ग्रो करती है, फिर तोड़ के उसको उसी मिट्टी में डाल देते हैं, जिससे उस मिट्टी की फर्टिलिटी काफी बढ़ जाती है, मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाती है। मतलब ये एक किसका काम कर रही है? खाद का काम कर रही है। तो इस वाली खाद को हम लोग बोलेंगे ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। लेकिन क्वेश्चन ये है, बताओ कौन सी फसलों का इस्तेमाल किया जाता है इस खाद को बनाने के लिए? बताओ बताओ कौन सी फसल का इस्तेमाल किया जाता है? एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद बनाने के लिए आप लोग दोस्तों सम हेम्प, है ना, मैंने यहां पर लिख दिया, कहां लिख दिया, एक तो सन हेम्प, चलो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, सन हेम्प, ध्यान रखना, एक तो सन हेम्प और एक क्या हो जाएगा? गुवार। तो इन दो फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताए किसी आवेश Q को K विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य होगा? देखिए दोस्तों कोई दो बिंदु है, एक बिंदु में मान लेता हूं A, एक बिंदु में मान लेता हूं B। इन दोनों के बीच का विभवांतर अगर मुझे चेक करना है, मान लो इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या है? K है। तो कैसे निकालूं? कोई आवेश लो Q, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर का मान कैसे निकालेंगे? किसी भी दो बिंदुओं के बीच में कितना वर्क करना पड़ रहा है, कितना कार्य करना पड़ रहा है, बट्टे कितना आवेश आप लोग लेके जा रहे हो। तो वर्क कितना करना पड़ रहा है? K इंटू क्यू या Q इंटू K। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताओ दोस्तों ये डायग्राम किसका दिया हुआ है आप लोगों को? नेफ्रॉन का। किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने के लिए क्या होता है? छोटे छोटे नेफ्रॉन लगे होते हैं। अगर एक नेफ्रॉन को बड़ा करके देखोगे आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। तो नेफ्रॉन में दोस्तों ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कप जैसा, इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन संपुट। और इसके पास में जो कुंडलित नलिका होती है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबेल, शॉर्ट में पीसीटी भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो क्या ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा क्या? अमित जी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है।
चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका ये जो ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हो ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन संपुट। इसके पास में ये जो कुंडली नुमा आकृति का जो नली है उसे बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, चलिए बताओ एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है। दोस्तों एस्ट्रोजन भी हमारी बॉडी में बनने वाला हार्मोन है, ये केवल फीमेल की बॉडी में बनता है। तो फीमेल की बॉडी में दो हार्मोन इंपॉर्टेंट है जो मतलब जो उनकी बॉडी में बनते हैं उन ओवेरी यानी अंडाशय से। एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन किसको कंट्रोल करता है, पीरियड्स को, या मैं बोलूं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र जो फीमेल में जो होती हैं पीरियड्स, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, इस वाले हार्मोन का है। और प्रोजेस्टेरोन का काम है प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, गर्भावस्था के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या एस्ट्रोजन का और क्या काम है। अगर आप लोग 10 से 12 वर्ष की उम्र में देखोगे तो चाहे बॉय हो, लड़का हो या गर्ल हो, उनमें क्या होता है, काफी चेंज आता है उनकी बॉडी में। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएगी, आवाज भारी हो जाएगी। लड़कियों में दोस्तों स्तन का साइज बढ़ जाता है, कमर थोड़ी चौड़ी हो जाती है। तो ये जो नए ये लक्षण देखने को मिलते हैं 10 से 12 वर्ष की उम्र में। तो पुरुषों में यानी लड़कों में ये जो लक्षण दिखते हैं उसके पीछे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, और फीमेल में या गर्ल में ये जो लक्षण दिखते हैं उसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बताएंगे, बताए कौन से सॉल्यूशन में करंट प्रवाहित नहीं होती। सर 11 नंबर का अरे कॉर्टिसोल आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फंस गए, कुछ शर्मिंदा हो गए, कुछ चिंतित हो गए, तो उसके लिए आप लोगों का अभी 2 दिन पहले तो पढ़ाया था निर्माण बैच में। कौन से विलयन में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, जिस विलयन में आप लोगों को आयंस मिलेंगे उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, जैसे पानी में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड ने हाइड्रोजन आयन त्यागा होगा, तो उस एसिड में देखो आयन है, मतलब उस विलयन में आयन है, इसमें भी आयन मिलेंगे। एल्कोहल, इसमें कोई आयन नहीं है दोस्तों, तो एल्कोहल में करंट फ्लो नहीं होगी। एनसीईआरटी ने एल्कोहल के साथ में एक एग्जांपल और दिया है, बताओ जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, बताओ क्या है। बहुत बढ़िया, ये रतन नाम का एक बच्चा है वो बता दिया, एल्कोहल एंड ग्लूकोज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ये ग्लूकोज का पूछा गया था टेक्नीशियन में, देखो इस लाइन से उठा के क्वेश्चन बना दिया कि ग्लूकोज एंड एल्कोहल के जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक लेंस है जिसकी पावर है 4 डायप्टर। अब मुझे पता ही नहीं पड़ रहा कौन से लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स की या कॉनकेव की, उत्तल की या अवतल की, बात पता ही नहीं पड़ रहा मुझे। तो कैसे पता करें। तो देखिए पावर का मान पॉजिटिव है यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। तो इसकी फोकस दूरी आप लोग बता सकते हो बिल्कुल, तो 1/p ये लगाओ फॉर्मूला। पावर का मान है 4, तो 1/4 यानी 0.25 इतने मीटर आ गई फोकस दूरी। अगर सेंटीमीटर में करोगे 100 से गुना करके तो 25 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ गई। यानी लेंस से जो इसका फोकस है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मुझे बताएंगे जो 2f है वो कितनी दूरी पर होगा, बताइए चुन्नू लाल। सर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब आपने वस्तु को कहां पर रखा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कहीं ना कहीं f और 2f के बीच में यहां पर कहीं पर रखा है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब आप लोग किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखते हो तो प्रतिबिंब ना छोटा बनता है ना बड़ा बनता है, समान आकार का बनता है। अगर आप लोग लेफ्ट में कहीं पर रखते हो तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, राइट में कहीं पर रखोगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या नहीं बनेगा। अरे गुरुजी साइज तो पूछी ही नहीं गई है, आप फालतू में ही मेहनत कर रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं, जब किसी वस्तु को फोकस या फोकस के लेफ्ट में कहीं पर रखते हो उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब बनता है रियल,
और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों रियल इमेज कभी भी सीधी हो सकती है कि नहीं, ये ऑप्शन तो आप लोग ऐसे हटा सकते हो। क्या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा हो सकता है कि नहीं, तो ये ऑप्शन भी आप लोग ऐसे हटा सकते हो। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वेरी गुड, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। एक बच्चा बोल रहा है सर कट ऑफ बता दो। कट ऑफ का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा मैं अभी बताता हूं, सिलेक्शन नहीं होगा। ही सर ऐसे क्यों बोल दिया? मतलब मैं पढ़ा रहा हूं यार, है इस पे ध्यान दे नहीं रहे। भी एग्जाम है आपका 2-3 दिन में, कट ऑफ क्या होगी? तो कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का गलित रूप में परिवहन करता है? तो देखिए दोस्तों, जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, तो रक्त में क्या क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ब्लड जब फ्लो होता है तो कितने चीजों का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन करता है? तो इसमें जो प्लाज्मा होता है ना, तो हमारा जो भोजन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है ब्लड के माध्यम से, वो प्लाज्मा में ही इसके माध्यम से जाता है। जो नाइट्रोजन वाले अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं बॉडी में, वो इसी में घुल के किडनी तक जाता है आप लोगों का। तो इन सब का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों ये आपका एक होमवर्क है, मैं 10 बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा मैं। देखते हैं आपको याद है या नहीं है। होमवर्क है ये बताना आप, ठीक है? चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन एक प्रकार की कोशिका है, हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। इन न्यूरॉन के माध्यम से बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज जाते हैं। तो ये दोस्तों आपका न्यूरॉन है। दोस्तों न्यूरॉन में जो ये आप लोग देख पा रहे हो, ये शाखाएं जैसे, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन मुझे बताएगा? ध्रुमिका बोलते हैं। तो ये ही जो आपकी ध्रुमिकाएं होती है, वो पिछले वाले न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करती है या इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, फिर ये आप लोगों के आगे जाता है ना? तो किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? डेंड्राइट में। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो गए क्या? चॉइस ही हुए क्या? अरे यार एक रह गया, चलो अभी पूछ लेते हैं। टेंशन क्यों लेते हो? कमेंट करके बताना। 2 होमवर्क हो गए, एक तो वो हो गया, एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूछ लूं? बताओ पूछ लूं या नहीं पूछूं? मेरा क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु का पहले संवेग था 4 किलोग्राम। नहीं, थोड़ा वो करते हैं यार, इतना सिंपल थोड़ी देंगे। पूछ लो कि टफ। पहले किसी का संवेग था 4 न्यूटन सेकंड, फिर उसका संवेग हो गया 10 न्यूटन सेकंड। सर संवेग का मात्रक ये थोड़ी होता है, आप देखना। तो मैंने देखो, पहले इसका संवेग था इतना, बाद में इसका संवेग हो गया इतना। क्यों हुआ? क्योंकि जरूर मैंने कोई फोर्स लगाया होगा। तो जब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो 5 सेकंड के अंदर इसका संवेग यहां से यहां पर हो गया। तो आपको बताना है कि बताओ इस वस्तु पे आपने फोर्स यानी बल कितना लगाया, न्यूटन में आंसर देना। देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों कैसा लगा, कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग मुझे बताइएगा। और साइंस का फाउंडेशन बैच दोस्तों, निर्माण बैच जुड़ो, एक बार पढ़ो, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, बार बार पढ़ने की जरूरत आप लोगों का नहीं होगी। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड 6ठी से 10वीं तक की एक एक लाइन कवर हो जाएगी। सर डेमो अवेलेबल है क्या? बिल्कुल, प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो। पेड कोर्स में जब आप लोग जाओगे निर्माण बैच में, सारा मैंने सिलेबस भी बता रखा है, मैंने आप लोगों को डेमो भी दे रखे हैं, ठीक है? तो वहां पे जब बाय नाउ करोगे, पेमेंट करोगे, क्लास आप लोगों की चल जाएगी, ठीक है? तो और अगर आपको लास्ट ईयर का बैच वीओडी बैच, ये भी आप लोगों को फ्री मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।